लाल किस्त नंबर 10। गुल शेर खान ने रुखसत होते हुए मुझे एक बार फिर सीने से लगाया और रवाना हो गया। मुझे कांता या किसी भी गैर मुतक्को कॉल की आमद का कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैंने अपना सेल फोन एक मरतबा फिर ऑन कर दिया और दोबारा बेड पर नींदराज हो गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं मरीम की तलाश कहाँ से शुरू करूं। सेल फोन की घंटी बजी तो मैं चौंक उठा और बड़बड़ाया, अब कौन है? मैंने सेल फोन की स्क्रीन पर नजर डाली तो बुरी तरह चौंक उठा। कॉल बाबा जान की थी। मैंने बटन दबाकर सेल फोन कौन से लगाया, बोला, अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जान का लहजा नॉर्मल था। तुम इस वक्त कहाँ हो? उन्होंने पूछा। मैं इस वक्त फ्रांस में हूँ, पेरिस में। मैंने एक मरतबा फिर अपने झूठ पर निजामत महसूस की। आप तो खैरियत से हैं बाबा? हाँ, मुझे क्या होना है, बाबा जान ने कहा। मैं खैरियत से हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद है। मैं गुज़श्ता 1 घंटे से तुम्हारा नंबर मिला रहा था, लेकिन तुम्हारा सेल फोन ऑफ था। मैंने तुम्हारे अकाउंट में रकम भिजवा दी है, मज़ीद ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। और मैंने जासूस एजेंसी और कैप्टन वाल्फ को भी 1 माह की पेशगी अदायगी कर दी है। अम्मा और बहन से बात करने के बाद मैंने फ़ोन बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, मुझे खुद कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा। ये सोचने के बाद मैं एक होटल की ट्रेवल एजेंसी को फ़ोन करके सीट कंफर्म करा ली। सीट कराने के बाद मैं कसलमंदी से फिर टीवी के आगे बैठ गया। कमरे में कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद थी। मैंने नेट ऑन किया तो मुझे ख्याल आया कि मालूम तो करूँ कि बाबा जान ने मेरे अकाउंट में कितने रुपए जमा कराए हैं। अपना बैलेंस देखकर मैं हैरान रह गया। बाबा जान ने मेरे अकाउंट में 5-6 लाख डॉलर जमा कराए थे। जी हाँ, 5 लाख डॉलर्स। मैं तो चंद घंटों में पाकिस्तानी करेंसी में करोड़पति हो गया था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। रिटर्न्स होटल लंदन के बेहतरीन होटल में से एक है। इसके इर्द गिर्द के मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं। होटल में हर कुमाश के शख्स की दिलचस्पी का सामान है। वह बहुत कीमती बार है जहाँ दुनिया भर की बेहतरीन शराबें मौजूद हैं। जदीद किस्म का एक कैसीनो है जहाँ बहुत बड़े पैमाने पर जुआ होता है। होटल में बेहतरीन स्विमिंग पूल और जिम है। वारंटी कार, ट्रेवल एजेंसी और मनी एक्सचेंज की सहूलत भी मुयस्सर है। गर्ज़मा दुनिया की हर चीज़ मुयस्सर है। जब से बाबा जान अमेरिका आए थे, बल्कि इससे भी पहले जब FBI ने मुझे हिरासत में लिया था, मैंने शराब और सिगरेट नहीं पी थी। इस पर दिल इतना बेचैन था कि मैंने बेडरूम फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें शराब की बोतलें मौजूद थी। मैंने शैम्पेन की एक बोतल निकाली और इसे खोलकर बैठ गया। इसके साथ ही मैंने रूम सर्विस को स्नैक्स और हवाना के मरूफ सिगारों का ऑर्डर भी दे दिया और सिगरेट के पैकेट भी मंगवा लिए। मैंने एक लार्ज पैकेट बनाया और अपने हलक में उंडेल लिया। वेटर जब तक स्नैक, सिगार और सिगरेट लेकर आया, मैं 2 पैक चला चुका था। मैंने तीसरा लार्ज पैक तैयार किया तो शराब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। यूँ भी मैंने काफ़ी अरसे बाद उम्मुल खबाइस को हाथ लगाया था, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही सुरूर आ रहा था। मैंने तले हुए काजू और मूंगफलियाँ मंगवाई, इनके साथ बादाम भी थे। मैं काजू खाता रहा और शराब पीता रहा। फिर बेड पर नींदराज होकर मैंने सिगार सुलगा लिया। इसके हल्के हल्के कश लेने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने खुमार आलूद लहजे में कहा, यस। दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। फिर मेरी आंखों के सामने जो चेहरा आया, मैं इसे देखकर चौंक उठा। वो कांता थी। हेलो मिस्टर बाबर, वो खुशदिली से बोली। ओहो, अकेले अकेले पी रहे हो? मैं सुरूर में ज़रूर था, लेकिन मदहोश नहीं था। मैंने इससे पूछा, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? क्या वो पॉलीथिन बैग? नहीं, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मुझे मालूम नहीं था कि तुम बॉस के हमवतन और एक वारलॉर्ड के बेटे हो। कोई बात नहीं कांता, मैंने कहा। वो बहुत अदा से मुस्कुराकर बोली, लंदन का जोबन उरूज पर है और तुम कमरे में बंद होकर पीने में मसरूफ़ हो। इस वक्त मैं कहीं भी जाने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा, हाँ, अगर तुम शराब की आदी हो तो मेरी तरफ से तुम्हें पीने की ऑफ़र है। मैं आदी तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी पी लेती हूँ, इसने हंसकर कहा। तो फिर अपनी मदद आप करो। मैं मुस्कुराया। गिलास उठाओ और शुरू हो जाओ। कहाँ तो इसने मुझसे कहा था कि वो कभी कभी पीती है, और कहाँ वो मेरे देखते देखते 4 पैक चढ़ा गई। मेरा चौथा पैक अभी कुछ बाकी था। मैं इतनी कभी नहीं पीता था कि अपने हवासों में ना रहूं। कांता की आंखों में सुर्ख डोरे उभरने लगे थे, बल्कि वो तो पूरी की पूरी लहरा रही थी। वो खुमार आलूद लहजे में हंसी, फिर बोली, बाबर, तुम बहुत हैंडसम हो। मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। तुम भी बहुत खूबसूरत हो कांता। मैंने कहा। मैं जानबूझकर तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था। वो लहराती हुई कुर्सी से उठी और मेरे सीने पर भौंसा मारकर बोली, तुम जानते हो उस दिन मुझे कितनी जहनी कोफ्त हुई थी? हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने भी हंसकर कहा। कांता ने लहराकर कुर्सी की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन उसमें कामयाब न हो पाई और मुझ पर ढेर हो गई। इसका नर्मो गुदाज बदन खुशबू में बसा हुआ था। मैं खुद भी बहुत रंग में था। मैंने इसे अपने बाजू में जकड़ लिया। फिर तो गोया मेरी चारों तरफ रंग और रोशनी की बारिश रही और मैं इस फुहार में भीगता रहा। मेरी आंख खुली तो दीवार की घड़ी में 8:30 बज रहे थे। मेरा सर भारी भारी हो रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो
मेरा हाथ किसी नर्मोगुदार जिस्म से टकराया। मैंने चौंक कर देखा, मेरे नज़दीकी कांता लेटी थी। मुझे रात के तमाम वाक़यात याद आ गए। मुझे खुद से नदामत सी महसूस हुई। मरियम से शादी के बाद मैंने किसी लड़की को हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसे भरपूर नज़रों से देखा तक नहीं था। इस कमबख्त कांता ने मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया था। मैं दिल चाह के सोते ही इसकी गर्दन में रो डालूं। फिर मैंने सोचा कि इसमें कांता का भी कोई कसूर ना था, मैं भी तो बराबर का शरीक था। मैं आहिस्तगी से बेड से उतरकर बाथरूम में चला गया और नीम गर्म पानी से देर तक नहाता रहा। नहाने से मेरी तबीयत खासी हशाश पेशाश हो गई। मैं बाथरूम से निकला तो कांता बेड पर नींददार सिगरेट की कश लगा रही थी। ये भी गनीमत है कि इस वक्त वो इस काबिल एतराज़ हालत में नहीं थी जिसमें मैंने इसे छोड़ा था। इसके जिस्म पर पूरा लिबास था। इससे मुस्कुराकर मुझे देखा तो मुझे इससे कराहत सी महसूस हुई। वो मुस्कुराती हुई बाथरूम में चली गई और मैं धीरे धीरे में पेचुताब खाता रहा। फिर मैंने रूम सर्विस को नाश्ते का ऑर्डर दिया और अखबार की सुर्खियों पर नजरें दुलाने लगा। कांता बाथरूम से निकली तो वो खासी निखरी निखरी लग रही थी। वो कम वक्त बजाय मेकअप के भी इंतहाई हसीन और पुरकशिश नजर आ रही थी। इसने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर हल्का फुल्का मेकअप किया। इस दौरान में नाश्ता आ गया। वो नाश्ता करते हुए बोली, बाबर तुम वाहिद मर्द हो जिसने मुझे अपना गर्विदा कर लिया है। हमारे बास ने सुन लिया तो मेरे साथ साथ तुम्हारी भी खाल उधेड़ देगा। मैंने सर्द लहजे में कहा, मेरा बास? वो हंसकर बोली, यस खान, इसमें तो हिस्सी नहीं। न जाने वो कौन सी मिट्टी का बना हुआ है कि मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। इसकी बात से मुझे मजीद शर्मिंदगी हुई। गुलशेर खान बुरा आदमी ज़रूर था लेकिन वो अय्याश नहीं था। तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? इसने बहुत अदा से मुस्कुराकर पूछा। 10 बजे जीएस खान मेरे पास आएगा, फिर वो अपने साथ देकर कहीं जाएगा। मैंने घड़ी देखते हुए कहा, इस वक्त 10 बजने में 10 मिनट बाकी है। मैंने इसे पीछा छुड़ाने को जानबूझकर झूठ बोला था। बाकी बौखला गई और बोली, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? इससे अपना शोल्डर बैग उठाते हुए कहा, अब मैं चलती हूँ। वैसे तुमसे मुलाकात यादगार रहेगी, मुझे उम्मीद है कि दूसरी मुलाकात इससे भी ज़्यादा यादगार होगी। ये कहकर इसने एक हवाई बोसा उछाला और लचकती हुई कमरे से निकल गई। मैंने सुकून का सांस लिया। इसे गए 10 मिनट ही हुए थे कि गुलशेर खान की कॉल आ गई। इसने हंसते हुए पूछा, बाबर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज शाम को आपकी कोई मुसीबत तो नहीं? इसने पूछा। आज शाम? मैंने हंसकर कहा, मैं आज शाम की फ़्लाइट से कैलिफोर्निया जा रहा हूँ, वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। आप एक दिन मेरी खातिर नहीं रुक सकते? इसने कहा, कोई ख़ास बात? मैंने चौंक कर पूछा। ख़ास ही समझे। गुलशेर ने कहा, डान मसूद खान आज 3 बजे लंदन आ रहा है। मैं चाह रहा था कि इससे आपकी मुलाकात हो जाए। वो वाकई आपके वालिद का बहुत बड़ा मुद्दा है। मेरी सीट कन्फर्म है, मुझे कल शायद किसी फ़्लाइट में सीट ना मिले। मैंने कहा, इसका फिक्र मत करें, मैं कल सुबह की किसी फ़्लाइट से आपकी सीट कन्फर्म करा दूंगा। ठीक है, मैंने कहा, अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं आज शाम तो नहीं, कल सुबह रवाना हो जाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया बाबर साहिब, तैयार रहिएगा, मैं ठीक 4 बजे आपको लेने आऊँगा। घड़ी ने 4 बजाए ही थी कि गुलशेर खान कमरे में दाखिल हुआ। मैं भी तैयार था। बाबर साहिब, बात दरअसल ये है कि मसूद खान सरदार दिलावर खान का बहुत बड़ा मुद्दा है। वो मुझ पर इसलिए भी ज़्यादा एतमाद करता है कि मेरा ताल्लुक भी इसी कबीले से है। मैंने आज तक इसके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाई। जब वो आपसे मिले तो मेरी इज्जत इसकी नज़रों में मज़ीद बढ़ जाएगी। इसने मेरे साथ लिफ्ट की तरफ जाते हुए कहा। डान मसूद खान 40-45 साल का शख्स था। इसका रंग सांवला था। कनपटियों के पास इसके बाल सफ़ेद हो गए थे। सर के कुछ बाल भी सफ़ेद थे। इन बालों की वजह से इसकी शख्सियत में मज़ीद वक़ार पैदा हो गया था। वो मुझसे यूँ वालिहाना अंदाज में मिला जैसे कोई अपने बरसों से बिछड़े हुए अजीज़ से मिलता है। वो गूंजदार आवाज़ में बोला, बाबर साहिब, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस अजीम शख्स के बेटे से मुलाकात कर रहा हूँ। बात मैंने गुलशेर को भी नहीं बताई कि एक मरतबा तुम्हारे बाबा ने मेरी जान बचाई थी। आपकी जान बचाई थी? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, तुम शायद उस वक्त 1.5-2 बरस के हो गए। मैं अफ़गानिस्तान से पेशावर के रास्ते माल का ट्रक लेकर जा रहा था कि अचानक मुझे पुलिस ने घेर लिया। मैं ट्रक से निकल कर भागा तो पुलिस की एक गोली मेरी टांग में लग गई। उस वक्त दिलावर खान साहब अपनी गाड़ी में वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने मुझे ज़ख्मी हालत में देखा तो अपनी गाड़ी में बिठा लिया। मैंने इन्हें बताया कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है और मैं उनकी गोली से ज़ख्मी हुआ हूँ। दिलावर खान ने कहा, अब तुम मेरी पनाह में हो, इत्मीनान रखो, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उस वक्त तक अफ़गानिस्तान और रूस की जंग ख़त्म नहीं हुई थी। इस पूरी सरहदी पट्टी में दिलावर साहब की दहशत थी। पुलिस को इल्म था कि मैं दिलावर साहब की गाड़ी में मौजूद हूँ, लेकिन उनकी जुर्रत ना हुई कि वो दिलावर साहब की गाड़ी का रास्ता रोके। मैंने भी इससे पहले सिर्फ इनका नाम सुना था। मैं पहले इनसे मुतासिर था। इस वाक़े के बाद तो गोया मैं इनका मुरीद हो गया। उन्होंने मुझे उस वक्त तक अपना मेहमान बनाए रखा जब तक मेरा ज़ख्म न भर गया। ये तो पिदरम सुल्तान बूत वाला मामला है मसूद खान साहिब।
मेरा बाप वाकई इस इज़्ज़त और एहतराम का मुस्तहिक है, लेकिन मैं क्या हूँ, सिर्फ दिलावर खान का बेटा। इनका बेटा भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। मसूद खान ने कहा, वैसे तो अल्लाह ना करे कि आपको कोई परेशानी हो, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी बात हो तो मुझे सिर्फ एक टेलीफोन कर दीजिएगा। मैं दुनिया के किसी भी कोने में हुआ आप तक पहुंच जाऊंगा। अब से 20-22 साल कबल हालात कुछ और थे, अब मेरे हालात कुछ और हैं। भारतीय हुकूमत और वहाँ के अंडरवर्ल्ड के लोग मेरे नाम से कांपते हैं। फिर मसूद खान के साथ मैंने पुरतकल्लुफ़ डिनर किया और इससे इजाज़त चाही। गुलशेर ने मुझे बताया कि सुबह 6 बजे आपकी फ़्लाइट है। फ़्लाइट में कैलिफोर्निया की तरफ सफ़र करते मुझे ख्याल आया कि मैं मरीम की तलाश में मसूद खान से मदद ले सकता हूँ। इसका नेटवर्क बहुत वसी है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वो नेकनाम आदमी नहीं। ये बात अमेरिकन FBI के इल्म में भी होगी। मुझे इसके साथ देखकर इन्हें एक मरतबा फिर मुझ पर शुबा हो सकता है और मसूद खान पर भी आफत आ सकती है। मैंने सोचा कि मैं इंतहाई मजबूरी की हालत ही में मसूद खान से मदद दूंगा। कैलिफोर्निया पहुंचकर मैं सीधा घर पहुंचा। वहाँ सिक्योरिटी एजेंसी का एहलकार मौजूद था। इसने मुझे बताया कि यहाँ तो कोई नहीं आया, लेकिन कुछ लोग इस घर की निगरानी ज़रूर कर रहे हैं। निगरानी कर रहे हैं? मैंने हैरत से पूछा, कौन लोग हैं वो? यकीन है सर के FBI वाले हैं। मैंने कहा, अब वो पूरे घर की निगरानी कर रहे हैं। हमने बात कैप्टन रॉल्फ को बताई। जी सर, इसने जवाब दिया। कैप्टन साहब का ख्याल है कि वो लोग अब तक आप पर शक कर रहे हैं। मैंने कुछ देर घर में वक्त गुजारा, फिर वहाँ से सीधा पीटरसन के ऑफिस पहुँचा। वो इस वक्त किसी क्लाइंट के साथ मसरूफ़ था, इसलिए मुझे 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। वो इंतहाई तबाक से मिला और मुस्कुराकर बोला, वेलकम होम मिस्टर बाबर। थैंक यू। मैंने कहा, मरीम के बारे में क्या अपडेट है मिस्टर पीटरसन? वो एकदम संजीदा होकर बोला, मिसिस बाबर के अगवा में यहाँ के अंडरवर्ल्ड का एक डॉन मोर्टन मुलविस है, तो फिर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैंने कहा, वो कोई आम आदमी नहीं है सर। मिस्टर पीटरसन, आपके मुंह से सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि वो कोई आम आदमी नहीं, इसलिए कानून की पहुंच से बालातर है। इसकी पुष्ट पर यहाँ के 1 अरबपति जैक्सन का हाथ है। वो यहाँ का स्टील किंग कहलाता है। USA की मुख्तलिफ रियासतों में इसकी स्टील मिल्स हैं। वो US आर्मी और पुलिस को बड़े पैमाने पर अपनी मसनूआत फरोख्त करता है। इसका एक कज़न वर्जीनिया का सीनेटर भी है। जैक्सन के ताल्लुकात खुद भी स्टेट डिपार्टमेंट के आला हुक्काम और पुलिस से हैं। ये सब कुछ आपको बताने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको मरूब कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अब तक मोर्टन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मैं दिन रात इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मुझे इसके खिलाफ कोई सबूत मिले तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूँ। मेरा खून खोलने लगा। मैंने कदरे तुर्श लहजे में कहा, मिस्टर पीटरसन, कि हम जिंदगी भर इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि मोर्टन के खिलाफ कोई सबूत मिले तो उस पर हाथ डाला जाए? कानूनी तरीका यही मिस्टर बाबर। पीटरसन ने संजीदगी से कहा, लेकिन मैं इतना फरिश्ता भी नहीं हूँ। मोर्टन की जगह अगर कोई और शख्स होता तो उसे डरा धमकाकर हकीकत से उलवा लेता। लेकिन मिस्टर पीटरसन, मैंने संजीदगी से कहा, आपने मेरे लिए इतनी जहमत की, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इसमें शुक्रगुजार होने की बात नहीं आ गई मिस्टर बाबर। पीटरसन ने कहा, लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, आप खुद कानून हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। FBI वाले अब भी आपकी निगरानी कर रहे हैं। मैं जानता हूँ। मैंने कहा, वैसे आपके इस मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इजाज़त दें। 1 मिनट मिस्टर बाबर। पीटरसन ने कहा, आपकी तरफ से मुझे पूरे माह के अखराजात का चेक मौसूल हुआ है। अभी सिर्फ 3 दिन गुजरे हैं। मैं आपके बकायाजात अदा कर दूँ, फिर चले जाइएगा। इस इंटरकॉम पर किसी से कहा, मिस्टर बाबर खान की फ़ाइल लेकर मेरे कमरे में आओ। पीटरसन ने अदाशुदा रकम में से 3 दिन के अखराजात काटने के बाद मुझे बकिया रकम का चेक लिख दिया। मैं इससे रुखसत होने लगा तो एक मरतबा फिर इसने कहा, मिस्टर बाबर, मुझे आपके जज्बात का अंदाज़ा है, लेकिन फिर आपको ये मशवरा दूंगा कि कानून हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपके मशवरे पर अमल करने की कोशिश करूँगा। मिस्टर पीटरसन, मैंने मुस्कुराकर कहा। वहाँ से वापसी पर मुझे भी अंदाज़ा हुआ कि एक गाड़ी मुसलसल मेरे पीछे लगी हुई है। मैंने इस पर कोई तवज्जो न दी। कैप्टन रॉल्फ और इसका गार्ड मुझे बता चुका था कि FBI वाले मेरी निगरानी कर रहे हैं। मैं वहाँ से घर पहुँचा तो मुझे खुद भी एहसास हुआ कि 2 आदमी मुसलसल मेरे घर के इर्द गिर्द मंडला रहे हैं। पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसकी शिकायत स्टेट डिपार्टमेंट से करूं, लेकिन इनसे भी शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं था। FBI वाले इनकी मर्ज़ी के बगैर तो मेरी निगरानी नहीं कर सकते थे। बहरहाल मैंने तमाम चीज़ों को ज़हन से झटक दिया और कुछ देर आराम की गर्ज से लेट गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।